मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे सभी एनटीटी स्टूडेंट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। और एक नई उम्मीद के साथ कि आपके लिए मेरा ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल होगा और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके काम आएगा। इसी उम्मीद के साथ मैंने एक वीडियो और आपके लिए बनाया है स्टूडेंट्स, और वो वीडियो लेकर के मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे, ऐसी कामना करती हूँ स्टूडेंट्स। और आपको मेरे वीडियोस पसंद भी आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, यदि हाथों से इनके जो नोट्स तैयार करूं तो बहुत समय लगता है। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैंने यही वे ठीक समझा कि सीधे ही आपके साथ इन क्वेश्चंस को शेयर करूं, ताकि आप लोग इनको देख सकें और अपनी तैयारी कर सकें स्टूडेंट्स। तो यदि आपको किसी भी चीज़ में ये इस बात का एतराज़ है कि मैंने अपने हाथों से पीडीएफ नहीं बनाए हैं, तो स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा पीडीएफ नहीं बनेंगे और आपकी ज़्यादा तैयारी में मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जैसे भी मैं वीडियोस बनाऊँगी आप लोग एक्सेप्ट करेंगे और अपनी तैयारी करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ये भी आपको याद करना है। तो उसी का भाग है जो पहले हमने वीडियो में देखा था, प्रोटीन कुपोषण, और उसका ये दूसरा भाग है स्टूडेंट्स। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम में आ सकता है, तो फुल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन ये क्या है, कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, देखिए कितने सारे क्वेश्चन हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से आप क्या समझते हैं? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के स्वरूप एवं नैदानिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। और अथवा क्वाशियोरकर तथा मरासमस के जो नैदानिक लक्षणों में क्या अंतर है बताइए। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का लक्षणहीन रूप क्या है? बच्चा क्वाशियोरकर से पीड़ित है, इसका पता आप कैसे लगाएंगे? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के नैदानिक लक्षण क्या हैं? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का उपचार कैसे किया जाना चाहिए? तो ये जो 5-6 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन सभी का जो आंसर है वो एक ही रहेगा जो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। तो सभी क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया है को कि प्रोटीन कुपोषण से जो बच्चा पीड़ित है उसका उपचार कैसे किया जाता है। तो उपचार है तो इसमें लक्षण भी हमारे साथ शेयर किए गए हैं। तो एक ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक ही आंसर है, आपको उलझना नहीं है। कोई भी प्रोटीन क्वाशियोरकर से जो क्वाशियोरकर के से रोग से पीड़ित बच्चा है उसका जो क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए यही आंसर रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रोटीन क्वाशियोरकर से पीड़ित बच्चे के क्या लक्षण होते हैं और उसकी क्या रोकथाम है। तो हमारा आंसर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास आंसर है, प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहा जाता है। विसंगतियाँ स्टूडेंट्स, जैसे किसी भी प्रॉब्लम होने से हमारे में जो कमियां आ जाती हैं, जो प्रॉब्लम्स उत्पन्न होते हैं, वो विसंगतियां होती हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसी से हमारा ये तात्पर्य है। तो सामान्यतः संक्रमण का भी हम रोग से संबंध होता है, इस रोग से संबंध होता है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के फलस्वरूप शरीर में कुछ प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं। जो प्रतिकूल परिवर्तन बाहर से दिखाई देते हैं वे नैदानिक लक्षण कहलाते हैं। तो ये जो कुपोषण है स्टूडेंट्स, बच्चे का कुपोषण वाले बच्चे का हम सबको पता चल जाता है कि ये किस बीमारी से पीड़ित है। तो अगला पॉइंट है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से ग्रस्त बच्चे की लंबाई उसी आयु के सामान्य बच्चे से कम हो जाती है। पूरे शरीर या शरीर के कुछ अंगों की बनावट में होने वाले इन परिवर्तनों को उस विशेष रोग के नैदानिक लक्षण कहते हैं। प्रशिक्षित व्यक्ति इन लक्षणों की पहचान आसानी से कर सकता है। तो यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है या फिर कोई भी जो डॉक्टर हैं या कोई भी मरीज को देखने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं, वो इन लक्षणों की पहचान कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अगला पॉइंट है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के नैदानिक लक्षण क्या हैं? देख लेते हैं हम। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण निम्नलिखित 2 विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। पहला पॉइंट है मरासमस, सूखा रोग। तो यह रोग अधिकतर 15 मास तक के बच्चों में होता है। इस स्थिति में रोगी का शारीरिक भार उस आयु के सामान्य बच्चे के अपेक्षित भार की तुलना में कम हो जाता है। तो अभावत वसा
त्वचा के नीचे पाई जाने वाली वसा का क्षय होता है तथा स्थूल मांसपेशियां क्षीण होती जाती हैं, मतलब कि वो जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर होती जाती हैं। तो दूसरा पॉइंट है क्वाशियोरकर। यह रोग 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में अधिक पाया जाता है। तो क्वाशियोरकर बच्चों में कितनी उम्र में होता है स्टूडेंट्स? 1 से 3 वर्ष की जब बच्चों की आयु होती है तो उनमें ये जो क्वाशियोरकर रोग है वो अधिक पाया जाता है। यह वह स्थिति है जिसमें शोफ या जलीय सूजन कोशिकाओं में अत्यधिक मात्रा में द्रव्य जल का एकत्र होना हो जाती हैं तथा रोगी के शरीर का भार जो है उसी आयु वर्ग के बच्चों के लिए अपेक्षित सामान्य भार से कम होता है। यह रोग अधिकतर एक संक्रमण या एक के बाद एक कई संक्रमणों के साथ प्रकट होता है। एक प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तो इन प्रॉब्लम्स के बाद ये जो क्वाशियोरकर है ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आगे हम देख लेते हैं। उपरोक्त दोनों रूपों के अतिरिक्त कुछ बच्चों में मरासमस व क्वाशियोरकर दोनों के मिले जुले लक्षण दिखाई देते हैं। इन बच्चों को मरासमिक क्वाशियोरकर से पीड़ित कहा जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्वाशियोरकर या मरासमस के कोई भी विशिष्ट नैदानिक लक्षण नहीं पाए जाते हैं, परंतु इन बच्चों की लंबाई व शरीर भार उसी आयु के स्वस्थ बच्चों की तुलना में काफ़ी कम होता है। ऐसे बच्चों को प्रोटीन कुपोषण के लक्षणहीन रूप के वर्ग में रखा जाता है। ऐसे बच्चों की संख्या हमारे समाज में काफ़ी अधिक है। यहाँ लक्षणहीन रूप से तात्पर्य है कि हमें रोग के नैदानिक लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इन रूपों को केवल विशेष जांचों या परीक्षणों द्वारा ही पहचाना जा सकता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की स्थिति में लक्षणहीन रूप शरीर की माप द्वारा ही पहचाना जा सकता है। तो हमारे पास का पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। का भाग है इसका, मरासमस से ग्रस्त बच्चे की पहचान। मरासमस के सामान्य नैदानिक लक्षण निम्नलिखित हैं। तो पहला पॉइंट है मांसपेशियों का कृश होना, मांसपेशियों का बहुत अधिक कृश होना तथा त्वचा के नीचे वसा का कम या बिल्कुल न होना ही मरासमस का विशिष्ट लक्षण है। स्टूडेंट्स, उलझना नहीं है। कृश होना से मतलब मांसपेशियां मारी जाती हैं, वीक हो जाती हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि वसा का कम या बिल्कुल ना होना ही मरासमस का लक्षण है। इससे पीड़ित जो है बच्चे की जो उसकी जो स्किन की नमी है नीचे वाली वो ख़त्म हो जाती है और उसमें ये विशिष्ट लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ पे कृशाता का अभिप्राय शरीर के लक्षण या दुबले होने से है। इस रोग में छाती की पसलियाँ स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। तो यहाँ पे क्षता का अभिप्राय हमें बताया गया है कि जब शरीर दुबला पतला हो जाता है उसको संस्कृत में क्षता कहते हैं। और इस रोग में छाती की पसलियाँ स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं, मतलब कि उनकी जो चर्बी है वो ख़त्म हो जाती है और जो उनकी हड्डियां हैं सामने से ही बच्चे की दिखाई देने लगती है। तो वहीं से वो पहचाना जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वसा ना होने के कारण त्वचा झुर्रीदार तथा कूल्हों के स्थान पर खुश्क हो जाती है। मरासमस रोग से पीड़ित बच्चा देखने में हड्डियों का ढांचा ही प्रतीत होता है। तो ये ही कुपोषण के लक्षण हैं जो पहचाने जाते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे देख लेते हैं। न पनप पाना। तो इस रोग से पीड़ित बच्चा अधिकतर चिड़चिड़ा तथा उदास रहता है। न पनप पाना मतलब किसी भी जो काम है, किसी भी एक्टिविटी में वो भाग नहीं लेता है और कुछ भी नहीं कर सकता है, खुश नहीं रहता है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो इसी से मतलब न पनप पाना, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेना। इस रोग से पीड़ित बच्चा अधिकतर चिड़चिड़ा तथा उदास रहता है, अतः वह उचित रूप से पनप नहीं पाता। वास्तव में बच्चा इतना अधिक कमज़ोर हो जाता है कि बच्चे के रोने पर भी उसकी आवाज़ नहीं निकलती। तो वास्तव में ही अंदरूनी कमज़ोरी जो है बच्चे को लेकर के बैठ जाती है, उसकी आवाज़ निकलने से भी रह जाती है। तो तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास वृद्धि अवरोधन। बच्चे की वृद्धि, ग्रोथ ब्लॉकिंग। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ग्रोथ है वो ब्लॉक हो जाती है। बच्चे की पसलियाँ तभी बाहर दिखाई देने लगती हैं यदि उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और उसकी चर्बी ख़त्म हो जाएगी। यदि चर्बी ख़त्म हो गई तो बच्चे की
ग्रोथ जो है स्वाभाविक है कि रुक जाती है। इस रोग का एक अन्य मुख्य लक्षण वृद्धि न होना अथवा वृद्धि का रुक जाना है। इस रोग से ग्रस्त अधिकतर बच्चों का वजन कम हो जाता है। इस रोग से पीड़ित बच्चे का शरीर भार अपनी आयु के सामान्य बच्चे की तुलना में 50% या इससे कम हो जाता है। उदाहरण के लिए 1 वर्ष के बच्चे का सामान्य वजन 10 किलोग्राम होता है, जबकि मरासमस से पीड़ित बच्चे का वजन सामान्य से आधा 5 से 6 किलोग्राम ही रह जाता है। तो यहाँ पे सारे लक्षण हमें बताए गए हैं स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ ये याद कर लेने हैं। तो चलिए चौथा पॉइंट है हमारे पास पानी की कमी होना। ऐसे बच्चे में पानी की कमी होना स्वाभाविक ही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स डिहाइड्रेशन ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है बच्चे को। तो यहाँ पे हम देख ही लेते हैं, हमें पता है कि जब चर्बी हमारी ख़त्म हो गई तो डिहाइड्रेशन तो स्वाभाविक ही है। इस रोग में वृद्धि अवरोधन के साथ साथ अक्सर पानी जैसे पतले दस्त भी हो जाते हैं, जिससे शरीर से काफ़ी मात्रा में जल निकल जाने से निर्जलीकरण हो जाता है। बच्चे में अन्य पोषणहीनता जन्य रोग भी पाए जाते हैं, जैसे विशेष तौर पर विटामिन ए की कमी होना। तो पानी में विटामिन ए काफ़ी मात्रा में होता है स्टूडेंट्स, और यदि पानी की कमी हो गई तो विटामिन ए की कमी तो ख़त्म ही हो जाती है, मतलब कि ए की कमी रह जाती है और विटामिन ए उसमें से ख़त्म हो जाता है। तो ख पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स, ख भाग है क्वाशियोरकर से ग्रस्त बच्चे की पहचान। तो इस रोग से ग्रस्त बच्चे की पहचान कैसे की जाती है? तो इसके क्वाशियोरकर से कुछ सामान्य नैदानिक लक्षण निम्नलिखित हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास शोफ या जलीय सूजन। तो शोफ जलीय सूजन को कहते हैं, और जलीय सूजन जो सूजन जलने पर इस सूजन का जलन से पता चलता है स्टूडेंट्स। जब हमारे के कौन सी चीज़ है, कोशिकाएं जलती हैं या फिर कैसे भी हमें फील होता है, तो यहाँ पे शोफ जो है वो जलीय सूजन का ही एक रूप है। तो शोफ जलीय सूजन को कहते हैं। इसके अंतर्गत कोशिकाओं में अत्यधिक मात्रा में द्रव्य जल एकत्रित हो जाता है। यह क्वाशियोरकर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण है। ऊतकों के जो अंतरकोशिकीय स्थान में अत्यधिक जल द्रव्य का एकत्र होना शोफ कहलाता है। शोफ अधिकतर निचली भुजाओं में पाया जाता है, परंतु ये संपूर्ण शरीर यहाँ तक कि चेहरे पर भी हो सकता है। बिना शोफ के क्वाशियोरकर की पहचान नहीं की जा सकती। शोफ की जांच पैर के ऊपर की त्वचा को अंगुली से दबाकर की जाती है। त्वचा के नीचे द्रव्य के जमाव के कारण दबाने पर उस स्थान पर गड्ढा बन जाता है, यही शोफ की पहचान है। तो यदि हमारी स्किन में चर्बी ख़त्म हो गई है, पानी ख़त्म हो गया, तो जब जैसे स्टूडेंट्स आप उसमें चुटकी काटेंगे तो वो वहीं पे जो स्किन है वहीं पे रुक जाएगी और उसका जो एक ढांचा सा वहीं पे बन जाएगा। पता चल जाएगा कि यहाँ पे चुटकी काटी थी, और वो जो मांस होता है वो वहीं पे चिपका रह जाएगा। तो इसी से पहचान भी हो जाती है इसकी। वृद्धि अवरोधन क्या है स्टूडेंट्स? ग्रोथ ब्लॉकिंग, वृद्धि का रुक जाना अर्थात वृद्धि अवरोधन को क्वाशियोरकर का प्रारंभिक लक्षण है, और तथा इसकी पहचान हम शरीर भार के माप से कर सकते हैं। क्वाशियोरकर से ग्रस्त बच्चे का शरीर भार उसी आयु के सामान्य बच्चे की तुलना में केवल 60% होता है। उदाहरण के लिए 3 वर्ष के सामान्य स्वस्थ बच्चे के शरीर का भार लगभग 13.5 किलोग्राम होता है, जबकि इसी आयु के क्वाशियोरकर से ग्रस्त बच्चे का शरीर भार 60% अर्थात लगभग 8 किलोग्राम होगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्वाशियोरकर से ग्रस्त बच्चे का वज़न अपनी आयु के स्वस्थ बच्चे के वज़न से काफ़ी कम हो जाता है। तो चलिए हमारे पास 5वां पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट्स, हेयर चेंजेस, बालों में परिवर्तन। तो यदि बालों में से पानी ख़त्म हो गया तो उनकी जो ग्रोथ है रुक जाती है और उनमें रूखापन आ जाता है स्टूडेंट्स। तो चलिए देख लेते हैं ये हेयर चेंजेस क्या है। इस रोग में बच्चों के बाल कम हो जाते हैं तथा जल्दी टूटने लगते हैं। साथ ही साथ बालों के रंग में भी बदलाव आ जाता है और काले बाल धीरे धीरे लाल भूरे रंग के हो जाते हैं। तो हमारे पास 7वां पॉइंट है चेहरे का चंद्राकार होना। तो मून फेस, देखिए स्टूडेंट्स कहते हैं कि चंद्राकार होना, चेहरे से भी जब चर्बी ख़त्म हो गई, पानी ख़त्म हो गया, स्किन सूख गई है, तो उसका एक आकार बन जाता है। तो यहाँ पे हम डिटेल देख लेते हैं। क्वाशियोरकर से ग्रस्त बच्चे के
गाल लटक जाते हैं और बच्चे का चेहरा सूजन आने के कारण फैल कर बड़ा तथा गोल चंद्रमा के आकार का हो जाता है। इसी लक्षण को चंद्रकार मुंह भी कहते हैं। तो जाहिर है आपको पता चल गया होगा कि सूखा मुंह पे फेस पे सूखा पड़ने के कारण जो उसके गाल हैं लटकने के कारण एक आकार ले लेते हैं, तो वो उसे चंद्राकार भी कहते हैं। तो हमारे पास 8वां पॉइंट है संबंधित पोषणहीनता। तो यहाँ पे संबंधित पोषणहीनता है स्टूडेंट्स, एसोसिएटेड डेफिशिएंस बच्चे में अन्य पोषणहीनताओं जैसे विटामिन ए की कमी तथा बी समुदाय के विटामिनों की कमी के लक्षण भी प्रकट होते हैं। तो संबंधित रोग हमारा 8वां पॉइंट है। क्वाशियोरकर से पीड़ित अधिकतर बच्चों को सामान्यत पतले पानी जैसे दस्त या अति गंभीर श्वास संबंधी संक्रमण हो जाते हैं। इस स्थिति में उन्हें अस्पताल में ले जाया जाता है। अक्सर देखने में आता है कि बच्चा खसरे से ग्रस्त हो जाता है। क्वाशियोरकर तथा मारस्मस के नैदानिक लक्षणों के अध्ययन से पता चलता है कि वृद्धि अवरोधन इन दोनों स्थितियों की विशिष्टता है। यद्यपि मारस्मस में यह अधिक दिखता है। इन दोनों स्थितियों में पाए जाने वाले अंतर तालिका 5.1 में दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स स्पेशली यहाँ पे इसका चार्ट भी बना है। तो यदि आप लोग क्वेश्चन को शॉर्टकट भी करते हैं तो भी चलेगा। तो यदि आप उसमें ये चार्ट ऐड कर देते हैं तो समझिए कि आपको आधे से भी ज़्यादा पॉइंट जो क्वेश्चन के वो मिलेंगे। तो देख लेते हैं हम तालिका 5.1 प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की प्रमुख विशेषताओं का यहाँ पे चार्ट हमारा बना है। पहला पॉइंट है विशेषताएं, दूसरा मरासमस और तीसरा है क्वाशियोरकर। तो अनिवार्य विशेषताएं जो हैं मरासमस की मांसपेशियों का अत्यधिक क्षय, पसलियों का दिखना, और यहाँ पे शोफ जो हमने जलन का जो डिटेल देखा था वो है, और त्वचा के नीचे पाए जाने वाले वसा ऊतकों का क्षय, वृद्धि अवरोधन आयु के आधार पर शरीर का वजन का कम होना अनिवार्य विशेषताएं हैं। और वृद्धि अवरोधन आयु के आधार पर शरीर का वजन का कम होना और मानसिक परिवर्तन जो हैं ये क्वाशियोरकर की प्रॉब्लम्स हैं। और अनिवार्य विशेषताएं जो यहाँ पे हमने पहले पढ़ी थी ये मरासमस की हैं। तो आगे देख लेते हैं जो विशेषताएं हैं। अक्षमिक विशेषताएं हमारे पास हैं। अतिसार या दस्त लगना, यहाँ पे मरासमस में मरासमस होने के कारण अतिसार या दस्त लग जाते हैं। और क्वाशियोरकर होने के कारण भूख की कमी होना और त्वचा में परिवर्तन, धब्बे, दरारें तथा त्वचा का फटना और बालों में परिवर्तन, रंग बदलना, चंद्राकार मुख, अतिसार, जिगर का बढ़ना, ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। आपको ये चार्ट अच्छे से देखना है। छोटा सा चार्ट है स्टूडेंट्स, आपको ये बनाना है। तो ग पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास मरासमिक जो है क्वाशियोरकर बच्चे की पहचान कैसे होती है। मरासमस व क्वाशियोरकर दोनों के मिश्रित लक्षण भारत में विशेषकर निर्धन परिवारों के बच्चों में पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति को मरासमिक क्वाशियोरकर कहा जाता है। ऐसे बच्चे न केवल मरासमिक बच्चे की भांति बहुत कमज़ोर या दुर्बल होते हैं, बल्कि उनमें क्वाशियोरकर के लक्षण जैसे शोफ, सूजे हुए पैर आदि भी दिखाई देते हैं। तो हमारे पास घ पॉइंट है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के लक्षणहीन रूप की पहचान। तो स्टूडेंट्स जो आपको इनमें लगता है कि आपको पॉइंट अच्छे से याद हो जाएंगे, आसान लगते हैं, वो आप ज़रूर लिखिए, ज़रूर याद कीजिए। और अपनी तरफ से भी जो आपको याद है या आप लोग के दिमाग में उसके संबंधित कुछ आ रहा है तो उनको भी ज़रूर लिखिए स्टूडेंट्स, उनको छोड़िएगा नहीं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के लक्षणहीन रूप की पहचान कर लेते हैं। यहाँ पे जब बाहरी निरीक्षण से हमें रोग के कोई चिन्ह नज़र नहीं आते हैं तब वह किसी भी रोग के लक्षणहीन रूप की स्थिति हो जाती है। परंतु शरीर के माप की जांच अर्थात शरीर का भार का माप तथा रक्त का निरीक्षण जैसे विस्तृत निरीक्षण करने पर हम रोग की पहचान कर सकते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के बहुत से लक्षणहीन रूप देखने को मिलते हैं। वास्तव में क्वाशियोरकर तथा मरासमस तो गंभीर कुपोषण के चरम रूप हैं। हमारे देश में 1 से 5 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक जो 100 बच्चों में से 2 से 3 में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का चरम रूप पाया जाता है। परंतु प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का लक्षणहीन रूप जिसे साधारण चिकित्सीय निरीक्षण द्वारा नहीं पहचाना जा सकता, समुदाय में व्यापक रूप से में पाया जाता है। प्रत्येक क्वाशियोरकर तथा मरासमस से ग्रस्त बच्चे की तुलना में सामान्य 10 से 15 बच्चे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के लक्षणहीन रूप से ग्रस्त होते हैं।
कुपोषण की ये रोकथाम के लिए ऐसे बच्चों की पहचान के लिए कदम उठाने होंगे, जिससे कि इनका शीघ्र उपचार व बच्चे को उचित सहायता देकर उनको पहले वाली सामान्य स्थिति में लाया जा सके। क्वाशियोरकर तथा मरासमस में बच्चे के शरीर का भार काफ़ी कम हो जाता है। इस प्रकार बच्चे का शरीर भार ज्ञात करके प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के लक्षणहीन रूप का पता लगाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग पॉइंट को छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन वो पंक्तियाँ सही होनी चाहिए। तो इस पॉइंट को आप छोटा करके भी लिख सकते हो अपनी तरफ से। इस रोग के ग्रस्त बच्चे के शरीर के भार की तुलना उसी आयु के सुपोषित सामान्य रूप से स्वस्थ बच्चे से की जाती है। इस तुलना के लिए प्रयोग किए गए सामान्य बच्चे के भार को संदर्भ मानक कहा जाता है। मानक स्वस्थ बच्चे की आयु के अनुसार उसके भार व लंबाई के बारे में बताती है। इस कार्य के लिए भारत तथा कई अन्य स्थानों पर अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टेटिस्टिक्स द्वारा तैयार संदर्भ मानक और व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि उच्च वर्ग के सुपोषित भारतीय बच्चों की वृद्धि का स्वरूप किशोरावस्था तक और वृद्धि का स्वरूप जो है किशोरावस्था तक अमेरिका के बच्चों जैसा ही होता है। तालिका 5.2 में स्वस्थ अमेरिका बच्चों के शरीर का भार दिया गया है, जिसे मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फुल जो वीडियो है मैंने एक ही क्वेश्चन का बनाया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसी को याद करें, इसलिए मैंने इसमें दूसरा क्वेश्चन नहीं ऐड किया है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, जो भी आपको याद रहता है, बीच में छोड़ना नहीं है। हो सकता है आप पॉइंट्स छोटे कर सकते हो, लेकिन मेन पॉइंट्स ज़रूर लिखिए ताकि आपको अच्छे से अंक मिल सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए स्टूडेंट्स। तो एक उम्मीद के साथ मिलती हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ स्टूडेंट्स। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।